हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत भाग 41। इससे पहले इस कहानी के 40 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। अधीर की नज़र बेड पर पेट पकड़ कर बैठी श्रेया पर पड़ती है, जो कि अभी अपनी आंखों को बंद करके अपने पेट को पकड़कर बहुत ही ज़्यादा परेशानी से बैठी हुई थी। श्रेया को इस तरह से बैठा हुआ देखकर अधीर को भी थोड़ा सा अजीब लगता है और थोड़ी सी उसकी फिक्र भी होती है। वो भी जल्दी से अपने कदम श्रेया की तरफ बढ़ाता है और फिर उसके पास जाकर बेड पर बैठ गया था और बोलता है कि क्या हुआ है बेबी। अधीर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा फिक्र से श्रेया से पूछता है। इतना आप सभी लोग देख चुके थे, तो चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। श्रेया भी अपना पेट को पकड़ कर बोलती है, पेट में दर्द हो रहा है? तुमने कल पार्टी में कुछ उल्टा सीधा खा लिया था क्या, जो तुम्हारे पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है? अधीर भी श्रेया की तरफ देखकर बोलता है, नहीं, ये वैसे वाला पेट में दर्द नहीं हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अलग सा दर्द हो रहा है मेरे पेट में, बहुत ही ज़्यादा अलग सा। लेकिन अलग सा क्यों? अधीर भी इतना बोल ही पाया था कि तभी श्रेया एकदम से बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। श्रेया को ऐसे बाथरूम की तरफ भागता हुआ देखकर अधीर भी बस उसे हैरानी से देखता रह जाता है। अधीर भी श्रेया के जाने के बाद अपना सर घुमाकर बेड की तरफ देखता है, जहां पर अभी छोटे छोटे रेड स्टोन्स लगे हुए थे। उन्हें देखकर अधीर की बहुएं भी आपस में मिल गई थी और वो थोड़ा सा कुछ है सोचने लगता है। बेड पर रेड स्टोन कैसे लग गया? इतना सोचकर तो अब अधीर को भी कल रात श्रेया का उसे मना करना याद आ जाता है और फिर उसकी आंखों के आंसू भी, कहीं कल रात को मैंने बेबी को ज्यादा हार्ट तो नहीं कर दिया ना? नो नो, ऐसा नहीं हो सकता है। कल पहली बार थोड़ी ना मैंने बेबी को प्यार किया था, कल मैं पहली बार बेबी के करीब थोड़ी ना गया था, लेकिन फिर से ये स्टेन कैसे? अधीर भी खुद ही एकदम से बातें करने में लगा हुआ था। अधीर अभी कुछ सोचकर जल्दी से खड़ा हो गया और फिर बाथरूम की डोर पर नॉक करते हुए बोलता है कि बेबी, बेबी आर यू ओके? बेबी कुछ तो बोलो प्लीज, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। अधीर भी बाहर से श्रेया को आवाज देते हुए बोलता है, लेकिन अंदर से श्रेया कोई भी जवाब नहीं देती है। श्रेया की तरफ से कोई भी जवाब ना मिलने पर अधीर को भी अब बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगी थी कि कहीं कल रात सच में उसने श्रेया को अपनी जिद की वजह से ज़्यादा हर्ट तो नहीं कर दिया। अब तो अधीर को भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। 10 मिनट के बाद बाथरूम डोर धीरे से खुलता है और फिर श्रेया, जो कि बुझे हुए चेहरे के साथ एक बाथरोब पहनकर बाहर आ जाती है। बेबी, श्रेया को बाहर आता हुआ देखकर अधीर भी जल्दी से उसके करीब जाकर उसे फिक्र करते हुए बोलता है, बेबी क्या हुआ है? क्या हुआ है बताओ ना, क्या तुम ठीक तो हो ना? और वो बेड पर स्टेन, क्या कल रात को मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया क्या? आई एम रियली सॉरी, अगर मैंने तुम्हें कल रात को हर्ट किया है तो प्लीज़ प्लीज़ बेबी कुछ तो बोलो तुम। हाँ, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो। अधीर भी श्रेया का हाथ पकड़ते हुए बोलता है। तो श्रेया भी अब अधीर को इतना ज़्यादा घबराता हुआ देखकर धीरे से आगे बढ़ती है और फिर उसकी कमर पर अपने दोनों ही हाथों को बांधकर उसके सीने पर अपना सर टिका लेती है और फिर हल्के से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अधीर भी श्रेया के ऐसे करने पर उसे अपनी बाहों में पूरी तरह से भर लेता है और धीरे से बोलता है कि आई एम सॉरी बेबी, मेरी जिद की वजह से ही मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। श्रेया, जो कि अभी अधीर के गले लगे हुए थी, अधीर की आवाज़ में गिल्ट महसूस करके धीरे से बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी डेट आ गई है, उसी लिए वो बेड शीट पर थोड़ा सा स्टेन आ गया था। कल मेरे मना करने का रीज़न भी यही था, क्योंकि मुझे मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसे मैं समझ गई थी कि मेरी डेट आज या कल में ही आने वाली थी। लेकिन आपकी वजह से वो सब कुछ सडन आ गई ना, इसी वजह से थोड़ा-सा मुझे पेन और भी ज़्यादा तेज़ होने लगा। श्रेया भी इतना बोलकर अब चुप हो गई थी और फिर अधीर भी श्रेया की बात सुनकर उसका चेहरा अपने सामने लाते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है कि ओके, इसका मतलब है कि मैंने कल रात को तुम्हें हर्ट नहीं किया है ना बेबी? श्रेया भी अधीर की बात सुनकर ना में अपना सिर हिला देती है और फिर से उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है। श्रेया का जवाब पाकर अधीर को भी अब कहीं जाकर चैन मिला था कि उसकी जिद ने श्रेया को हर्ट नहीं किया है और फिर अधीर भी श्रेया को अपनी गोद में उठाते हुए बोलता है कि पहले मैं तुम्हें कपड़े पहना देता हूँ, उसके बाद तुम आज सारा दिन कमरे में ही रहकर आराम करोगी, नीचे जाने के बारे में सोचना भी मत, ओके? अधीर की बात सुनकर श्रेया का भी मुंह बन गया था और फिर वो भी उसके साथ क्लोजेट में चली गई थी। करीब 20 मिनट के बाद
अधीर और श्रेया दोनों ही कपड़े पहनकर क्लोजेट से बाहर आ जाते हैं और फिर श्रेया अभी भी अधीर की गोद में ही थी। अधीर भी श्रेया को लेकर बहुत ही प्यार से ड्रेसिंग के सामने लाकर बैठा देता है और फिर खुद उसे बहुत ही अच्छे से तैयार करने लगा था। श्रेया तो बस चुपचाप से अधीर को सब कुछ करने दे रही थी। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी कि उसका हस्बैंड उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता है। अधीर भी श्रेया को तैयार करके खुद भी तैयार हो जाता है और फिर हल्के से श्रेया को मुस्कुराकर देखता है। आधी श्रेया को वहीं पर बैठा छोड़कर बेड के पास जाकर वो उस गंदी सी बेडशीट को हटा देता है और दूसरी बेडशीट बेड पर अच्छे से बिछाकर श्रेया के पास आ जाता है और फिर उसे बहुत ही प्यार से लाकर बेड पर लेटा देता है। अधीर ने अभी श्रेया को बेड पर लेटाया ही था कि तभी उनके रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। अधीर भी जाकर डोर को तरफ देखता है और फिर एक सर्वेंट जो कि उसका और श्रेया का ब्रेकफास्ट लेकर डोर पर खड़ा हुआ था। अधीर भी उसके हाथ से ब्रेकफास्ट की ट्रॉली लेकर सीधा अपने कमरे में आ जाता है और फिर श्रेया के करीब आकर बैठकर उसके साथ ही अपना ब्रेकफास्ट करने लगा था। दोनों ही अभी बहुत ही प्यार से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तुम रेस्ट करो बेबी, आज मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है इसीलिए मुझे जाना होगा, लेकिन मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं ना अब तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। अधीर भी प्यार से श्रेया के गालों को छूते हुए मुस्कुराकर बोलता है। श्रेया भी अधीर की बात सुनकर स्माइल करते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। अधीर भी बहुत ही प्यार से झुककर श्रेया के फॉरहेड पर धीरे से किस करके बोलता है कि वापस आने तक यहाँ से बाहर भी मत जाना, ओके। इतना बोलकर अधीर भी सीधा मुस्कुराकर एक बार और उसे किस करता है और फिर कमरे से बाहर चला जाता है। श्रेया भी बेड पर आराम से लेट गई थी। अधीर बाहर जाते वक्त दादी को बताता है कि श्रेया की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे कोई भी परेशान न करे, वो आज अपने रूम में ही आराम करेगी। दादी भी उसकी बात सुनकर हाँ में बोल देती है और फिर अधीर भी रोहन के साथ सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त आहूजा हाउस में जानवी का कमरा। जानवी इस वक्त बाथरूम से बाहर आ रही थी। उसने इस वक्त सिर्फ एक टॉवल ही पहना हुआ था। एक दूसरी टॉवल से वह अपने बालों को पोंछ रही थी और फिर गाना गाते हुए बाहर आ रही थी। तभी उसके बेड पर रखा हुआ फोन धीरे धीरे बजने लगता है। जानवी भी अपने फोन की आवाज़ सुनकर सीधा बेड के पास जाकर अपने फोन को चेक करती है तो उसमें अभी एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। जानवी भी नंबर देखकर ज़्यादा ना सोचते हुए बिना किसी झिझक के फ़ोन को उठाकर अपने कान पर लगा देती है और हेलो बोलती है। तभी दूसरी तरफ से एक पतली सी मगर बहुत ही ज़्यादा भारी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। स्वीट हार्ट। इतना सुनते ही जानवी की पकड़ फ़ोन पर एकदम से कस गई थी और फिर वो धीरे से बोलती है कि तुम। यस बेबी, मैं अब जल्द से जल्द नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे घर से तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो सो प्लीज़ जल्दी से तैयार होकर तुम मुझे नीचे मिलो। तो वहीं दूसरी तरफ से ध्रुव जो कि कार ड्राइव करते हुए बोलता है, क्या मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ, समझे तुम, बेहतर होगा कि जहाँ हो वहाँ से ही वापस लौट जाओ। जानवी भी थोड़ा सा नाराज़ होते हुए बोलती है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगले 10 मिनट में रेडी होकर मुझे घर के बाहर आकर मिलो, वरना। इतना बोलकर ध्रुव भी एकदम से चुप हो गया था। वरना वरना क्या क्या कर लोगे तुम, अब क्या है इस बात के लिए भी मुझे ब्लैकमेल करोगे क्या तुम। जानवी भी वापस से गुस्से में ध्रुव से बोलती है, अरे स्वीट हार्ट, तुम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती हो यार, ऐसे हम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, तुम ना बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाती हो, तो बेहतर होगा कि अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू करना सीखो, खासकर मेरे सामने, ओके। और अगले 10 मिनट में रेडी होकर बाहर आकर मिलो मुझे जल्द से जल्द, एक बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है मेरी। इतना बोलकर ध्रुव भी बिना जानवी की बात सुने एक ही बार में फोन को कट कर देता है और फिर आहूजा हाउस की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा देता है। अगले 10 मिनट के बाद ध्रुव की गाड़ी आहूजा हाउस के सामने आकर रुकती है। वो जानवी को वहां पर ना पाकर स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ एकदम से कस देता है और उसे कहीं ना कहीं अब अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जानवी के लिए गुस्सा भी आ गया था। वो भी अपनी आंखों को बंद करके बोलता है कि ये लड़की ना, फिर वो एक गहरी सांस लेकर खुद से ही बोलता है कि ध्रुव ध्रुव कंट्रोल योर सेल्फ, तू उससे बात करने के लिए आया है, गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल के बात को बिल्कुल भी मत बिगाड़ देना यार। इतना बोलकर ध्रुव भी खुद के उठने के एकदम से गुस्से को शांत कर देता है और फिर जानवी को वापस से कॉल करते हुए बोलता है। तभी उसकी नज़र बाहर की तरफ आती जानवी पर पड़ जाती है जो कि अभी येलो फ्रॉक सूट में और वाइट स्नीकर, खुले हुए बाल, एक हाथ में घड़ी और एक हाथ में वॉच पहनकर जानवी ने भी ध्रुव को अपनी पलकें न झपकाने पर मजबूर कर दिया था। इस वक्त जानवी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही
थी। ध्रुव भी उसकी तो नज़र जैसे हट ही नहीं रही थी जाह्नवी से। जाह्नवी भी आकर चुपचाप से गाड़ी के अंदर बैठ गई थी और फिर अपनी पूरी ताकत से डोर को गुस्से से बंद करते हुए चुपचाप से मुंह फेर कर बैठ गई थी। ध्रुव जो कि जाह्नवी में एकदम से खोसा गया था। जाह्नवी की गाड़ी के डोर को इतनी जोर से बंद करने पर वो भी अपनी सेंस में वापस आ जाता है और फिर एक नज़र जाह्नवी की तरफ देखता है और फिर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके चुपचाप वहां से जाह्नवी को लेकर निकल जाता है। ध्रुव की गाड़ी को चलता हुआ 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन इस बीच ना तो जाह्नवी ने ध्रुव की तरफ एक बार देखा था और ना ही उसने एक बार भी कुछ ध्रुव से कहा था और ना ही उसने पूछा था कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। तो वहीं ध्रुव भी भले जाह्नवी से बात नहीं कर रहा था, लेकिन वो बार बार अपनी चोर नज़रों से जाह्नवी की तरफ ही देखे जा रहा था। 20 मिनट के बाद ध्रुव की गाड़ी एक जगह पर आकर रुक जाती है। जाह्नवी भी गाड़ी रुकते ही बाहर की तरफ देखती है तो उनकी गाड़ी अभी एक बड़े से काफ़ी ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी थी। तो जाह्नवी भी रेस्टोरेंट को देखकर ध्रुव की तरफ देखती है। तो चलो, मुझे तुमसे कुछ अकेले में पहले बात करनी है। इतना बोलकर ध्रुव भी गाड़ी से बाहर निकल गया था और एक बार भी उसने जाह्नवी की तरफ नहीं देखा था। तो जाह्नवी भी अंदर ही अंदर गुस्से में थी। जाह्नवी भी बिना बहस के ही गाड़ी से बाहर आ जाती है और फिर दोनों ही साथ में उस रेस्टोरेंट के अंदर चले गए थे। ध्रुव के रेस्टोरेंट में आते ही वहाँ का मैनेजर जल्दी से भागकर ध्रुव के पास आते हुए उसे बहुत ही अच्छे से ग्रीट करता है और साथ में ही जाह्नवी को भी बहुत ही प्यार से ग्रीट करते हुए बोलता है कि मिस्टर बाली, आपने जैसा हमें कहा था हमने सब कुछ वैसा ही सेट कर दिया है। आप और मैम अब वहाँ पर जा सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप दोनों को वहाँ पर कोई और डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। मैनेजर की बात सुनकर ध्रुव भी अपना सर हाँ में हिला देता है और फिर जाह्नवी को अपने पीछे आने के लिए बोलकर सीधा आगे की तरफ बढ़ने लगा था। ये तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? और वो मैनेजर क्या बकवास कर रहा था? वो क्या बोल रहा था कि कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा? ये कहाँ पर लेकर आए हो तुम मुझे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मतलब क्या था उसकी बातों का, मुझे बताओ। जाह्नवी भी ध्रुव के पीछे चलते हुए काफ़ी ज़्यादा उससे सवाल जवाब कर रही थी। तुम चुपचाप से मेरे पीछे चलती रहो, समझी तुम? और अभी थोड़ी देर में ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इतना बोलकर ध्रुव भी आगे बढ़ने लगा था और फिर ध्रुव जो कि जाह्नवी के साथ रेस्टोरेंट के पीछे वाले हिस्से में उसे लेकर गया था, जहाँ पर गार्डन के साथ स्विमिंग पूल भी बना हुआ था। वो एरिया बिल्कुल खाली था। वहाँ पर ध्रुव और जाह्नवी के अलावा कोई और नहीं था। ध्रुव भी बहुत ही प्यार से और तेज कदमों के साथ आगे बढ़ता है और फिर वहां पर डले हुए एक बड़े से टेबल के पास आकर बैठ गया था। जाह्नवी भी ध्रुव को बैठता हुआ देखकर वो भी जाकर उसी के पास ही बैठ गई थी। दोनों के बीच में फिर से चुप्पी हो गई थी। दोनों ही शांति से बैठे होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कोई भी कुछ बोले और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो। सर, आपकी कॉफ़ी। एक वेटर ध्रुव और जाह्नवी के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। ध्रुव उसे देखकर कॉफ़ी टेबल पर रखने का इशारा कर देता है। तो वेटर भी अब कॉफ़ी टेबल पर रखकर जल्दी से वहाँ से चला गया था। देखो स्वीट हार्ट, आई नो कि तुम आज भी अपने एक्स को भूल नहीं पाई हो। तुम आज भी उसी के ख्यालों में डूबी रहती हो, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है और फिर मेरे साथ प्रेजेंट में रहना सीखो। मेरे साथ खुश रहना सीख लो। तुम्हारे पास्ट था, मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है तो बस मेरे प्रेजेंट से और मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूँ। तो तुम मुझे अपना प्रेजेंट समझकर एक्सेप्ट कर लो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ये शादी ज़बरदस्ती या फिर ब्लैकमेलिंग के तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी मर्जी से। ध्रुव भी अपनी कॉफ़ी को उठाकर एक सेंस में अपनी बातों को बोल देता है। जाह्नवी ध्रुव की बात सुनकर कुछ देर शांति से बैठी रहती है और फिर अपने चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट लाते हुए बोलती है कि ओ, तो मिस्टर बालिया की ये साइड भी है। पहले ब्लैकमेल करके शादी के लिए हाँ करवाना है और फिर एंगेजमेंट करवाना है और फिर उसके बाद आपको एकदम से सडनली याद आ गया कि अब एंगेजमेंट तो हो ही गई है, तो अब तो मैं इस शादी से पीछे नहीं हट पाऊंगी। तो फिर क्यों ना मेरी नज़रों में अच्छा बनने के लिए ये अच्छे बनने का ढोंग किया जाए, है ना? यही बात है ना? जाह्नवी भी ध्रुव को घूरते हुए गुस्से से बोलती है। जाह्नवी की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर भी एक शातिर स्माइल आ गई थी। वो भी अपनी कॉफ़ी पीते हुए बोलता है कि ढोंग, ड्रामा, आई डोंट लाइक। मैं जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ, ओके? और मैं ये सब कुछ तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि शादी के बाद इन फ्यूचर में मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो और मैं तुम्हारे ये उदास से चेहरे को नहीं देखना चाहता हूँ क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम मुझे परेशान करती है ना तो फिर मैं उसे जड़ से ही ख़त्म कर देता हूँ और फिर वो चाहे प्रॉब्लम हो या फिर इंसान हो।
जानवी भी ध्रुव का इशारा किस तरफ था वो भी समझ रही थी कि अभी वो क्या बोलना चाह रहा है। मेरी फितरत तुम्हारे जैसी बिल्कुल भी नहीं है, जिसे हर रात एक नई लड़की के साथ गुजारना पसंद हो, जो हर एक लड़की को अपने बिस्तर पर पाना चाहता हो। माना शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही है, लेकिन मेरा कैरेक्टर इतना भी लूज नहीं है कि शादी के बाद किसी और से कोई भी रिलेशन रखूं मैं। जानवी भी ध्रुव की आंखों में देखते हुए काफी ज्यादा गुस्से से बोलती है। ध्रुव के चेहरे की स्माइल तो अब और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। जानवी की बात सुन के ध्रुव भी उसकी बात सुनकर बोलता है कि लगता है किसी ने बहुत ही ज्यादा छानबीन की है मेरे बारे में। छानबीन की जरूरत नहीं पड़ी है, तुमने जिनके साथ अपनी रातें रंगीन की है ना, उनमें से कुछ हमारी दोस्त हैं और फिर दोस्त की कुछ कजन्स हैं। उन्होंने तुम्हारा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना, उन्होंने खुद ही मुझे बताया है। कसम से मुझे तुमसे घिन आती है, घिन। तुम लड़के कभी भी लॉयल हो ही नहीं सकते हो। तुम किसी के साथ भी अपनी रातों को और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो, किसी भी लड़की के साथ, समझे तुम। जानवी भी अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए गुस्से से बोलती है। हाँ, मानता हूँ कि मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ रातें बिताई हैं, इसमें गलत नहीं है। इसमें गलत ही क्या है, तुम भी तो 3 महीने एक लड़के के साथ रही हो ना, और फिर एक लड़का और एक लड़की एक घर में एक ही रूम में रहने के बाद वर्जन तो हो नहीं सकते हैं ना, तो फिर तुम अपने लिए कैसे ये सब कुछ बोल सकती हो। ध्रुव भी जानवी से थोड़ा सा सीरियस होकर बोलता है। ओके सीरियसली, तुम होते कौन हो मुझे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? हर किसी को अपने जैसा समझ के रखा है क्या तुमने? जानवी भी काफी ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए ध्रुव से बोलती है। काम डाउन स्वीट हार्ट, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और रही बात मेरी लड़कियों के साथ रात बिताने की, तो फिर मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं प्रेजेंट में रहना पसंद करता हूँ। मुझे ना मेरे पास्ट से कोई फर्क पड़ता है और ना ही तुम्हारे पास्ट से कोई भी फर्क पड़ता है। जिस दिन तुमसे मेरी इंगेजमेंट हुई थी ना, उस दिन से ही वो सब कुछ मैंने पीछे छोड़ दिया है। अब तुम मेरा प्रेजेंट हो। मेरा गुस्सा, मेरा हंसना, मेरी वाइल्डनेस, मेरी फिजिकल कंट्रोल करना अब सिर्फ तुम्हारे साथ ही होगा और किसी के साथ नहीं, वो भी पूरे हक के साथ। ध्रुव भी एकदम से शांत नजरों से जानवी की तरफ देखते हुए बोलता है। ध्रुव की बात सुनकर जानवी का मुंह तो एकदम से बंद हो गया था। वो भी ध्रुव की तरफ से अपनी नजरों को दूसरी तरफ फेर लेती है। ध्रुव जानवी को ऐसे करता हुआ देखकर टेढ़ा मुस्कुराकर वापस से बोलता है कि वैसे तुम्हारी दोस्त और तुम्हारी दोस्तों की कजन ये नहीं बताया तुम्हें कि मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करके उन्हें कैसे फील हुआ? आई मीन एंजॉय तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा किया होगा, बट दूसरे दिन चल भी नहीं पा रही होंगी ठीक से। जानवी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से अपने हाथों की कस के मुट्ठियां बना लेती है। उसे कहीं ना कहीं अब ध्रुव की बातों से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था और फिर आंखों को बंद कर लेती है। ध्रुव की बात सुनकर उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अभी के अभी उसका मुंह तोड़ दे। वैसे उनसे उनका एक्सपीरियंस जरूर पूछ लेना। इन शॉर्ट, तुम्हें फ्यूचर में मेरे साथ बेड पर कंफर्टेबल होने के लिए टाइम भी नहीं मिलने वाला है। ध्रुव भी जानवी की तरफ देखते हुए टेढ़ी स्माइल करते हुए बोलता है। जानवी भी ध्रुव की बातों का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ रही थी, लेकिन वो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती है और ना ही कुछ बोल पा रही थी, क्योंकि उसे ना उसकी बकवास में कोई इंटरेस्ट था और ना ही ध्रुव में। ध्रुव भी अपनी कॉफी की सिप लेते हुए जानवी को अपनी लव स्टोरीज को सुना रहा था। अगर आपको मुझसे यही सब कुछ बकवास करनी है ना, तो फिर सॉरी, मुझे आपकी बकवास में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि अब आप मुझे मेरे घर पर ड्रॉप कर दें। मेरे पास ऐसे फालतू का टाइम नहीं है आपके साथ बकवास करने का। जानवी भी गुस्से भरी आवाज़ में अपना सर दूसरी तरफ किए ही बोलती है। जानवी को इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ देखकर ध्रुव के होठों पर वापस से स्माइल आ गई थी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे कंट्रोल करना और फिर मुझे सहना इतना आसान नहीं है स्वीट हार्ट। तो तुम ना अपनी डाइट को थोड़ा सा बढ़ाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि शादी की पहली रात तुम्हें हॉस्पिटल में गुजारनी पड़े। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरी बाहों में रहो और फिर मुझे घर पर अकेला बिस्तर पे ऐसे ही सोना पड़े। ध्रुव की बात सुन के तो अब जानवी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। वो गुस्से में ध्रुव की तरफ देखते हुए बोलती है कि आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती है, या फिर तब से आप यहाँ पर इतनी ज़्यादा बकवास किए जा रहे हो मेरे साथ? मैंने पूछा आपसे कि आप कितने लड़कियों के साथ सो चुके हो और कितने लड़कियों के साथ सोना है आपको, और बाकी हैं भी या फिर नहीं? तो फिर क्यों मुझे आप ऐसी अपनी सेक्सुअल डिज़ायर कोई स्टोरी सुना रहे हो? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी ये स्टोरी सुनने में। जानवी भी एक ही सांस में चिल्लाकर अपनी बातों को ख़त्म करती है, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि शादी के बाद अपने पति को कैसे खुश रखना है। और फिर आज आखिरी बार समझा रहा हूँ तुम्हें, आई डोंट लाइक कि कोई मुझसे चिल्लाकर या फिर ऊंची आवाज़ में मेरे सामने बात तक करे। ओके, वक्त रखते हुए अपनी आदतों को सुधार लो तुम, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ फ्यूचर में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। ध्रुव भी अपनी जगह से खड़ा होता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है और उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता है। अपने पति को खुश करने वाली बात सुनकर तो जानवी की आंखों में भी एकदम से आंसू आ गए थे।
वो कुछ सेकंड के लिए वहीं पर एकदम से खड़ी रहकर एक गहरी सांस ले लेती है और फिर अपना फ़ोन उठाकर वो भी बाहर की तरफ चुपचाप से उसके पीछे पीछे चली जाती है। जानवी जब बाहर आती है तो उसने देखा कि ध्रुव पहले से ही गाड़ी में बैठा हुआ सिगरेट की कस ले रहा था। जानवी एक नज़र उसे देखकर जाकर चुपचाप से गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और फिर जानवी की गाड़ी में बैठते ही ध्रुव भी गाड़ी को आगे बढ़ाता है। दोनों के बीच वापस से चुप्पी छा गई थी। ध्रुव अब एकदम से शांति से अपनी कार को ड्राइव कर रहा था, तो वहीं जानवी जो कि ध्रुव की बात को याद करते हुए अपनी आंखों में हल्की हल्की सी नमी को लेकर बार बार साफ कर रही थी और बाहर की तरफ देख रही थी। ध्रुव जानवी को आंसू बहाता हुआ देख ना जाने क्यों उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे भी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो भी चुपचाप से गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। करीब 1 घंटे के बाद ध्रुव भी गाड़ी अपनी आहूजा हाउस के सामने आकर रोक देता है और फिर जानवी ध्रुव की गाड़ी रोकते ही जैसे ही गाड़ी का डोर ओपन करने से एकदम से अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, तो ध्रुव भी गाड़ी को लॉक कर देता है और फिर जानवी की तरफ देखता है जो कि अभी डोर खोलने की कोशिश कर रही थी। जब जानवी से डोर नहीं खोल पाता है तो वो भी अब एकदम से फ्रस्ट्रेट होकर ध्रुव से बोलती है कि प्लीज़ इसे खोलो, मुझे सफोकेशन हो रही है, प्लीज़ तुम्हारी कार में मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो लग रही है। स्वीट हार्ट, आई नो तुम मुझे पसंद नहीं करती हो बिल्कुल भी, लेकिन अब हमारी बहुत ही जल्द शादी होने वाली है, तो मैं इन 3 महीनों में अपनी हर वो कोशिश करूँगा कि तुम मुझे खुद से ही पसंद करो, मेरा आना तुम्हें खुद से ही पसंद आए। अगर तुम्हें इन 3 महीनों में मैं पसंद आ जाऊँगा तो ठीक है, वरना जो होगा उसे मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ध्रुव भी अपनी बात को बोलकर लॉक खोल देता है। तो वहीं जानवी भी ध्रुव की बात सुनकर ध्रुव को देखने लगती है, जो कि अब सामने की तरफ ही देख रहा था। जानवी इसे देखकर अपना सर ना में हिलाते हुए सीधा गाड़ी से बाहर निकल जाती है और फिर तेज कदमों के साथ घर के अंदर बढ़ जाती है। ध्रुव भी जानवी के जाने के बाद वहां से चला गया था। जानवी को इस वक्त ध्रुव की कही हुई सारी बातों से बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। ध्रुव भी जानवी की आंखों में आंसू देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर वहां से चला जाता है। इधर कपूर मेंशन में श्रेया ने आज का अपना सारा दिन सोते हुए ही निकाला था। अधीर भी अपनी मीटिंग खत्म करके जल्दी ही घर वापस आ गया था और फिर घर आते वक्त श्रेया की पसंद की ढेर सारी चॉकलेट्स और आइसक्रीम के साथ वो अब घर के अंदर आ जाता है। अधीर ने आज वर्क होम किया था, वो भी अपने रूम में सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए अपने काम को कर रहा था और साथ ही साथ बेड पर बैठी बैठी अपनी चॉकलेट्स को खाते हुए दूसरी तरफ श्रेया भी बेड पर बैठी बैठी अपनी चॉकलेट्स को खाते हुए टीवी में चल रहे डोरेमोन कार्टून को देख रही थी। अधीर जी, क्या मैं नीचे दादी के पास अब जा सकती हूँ? आज सुबह से मुझे दादी नहीं मिली है, मैंने उनसे बात भी नहीं करी है। श्रेया भी किसी बच्चे की तरह अधीर से बोलती है, बेबी तुम्हें चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, अगर दादी से मिलना है तो फिर ठीक है, मैं उन्हें ऊपर बुला लेता हूँ। अधीर भी अपने लैपटॉप में देखते हुए बोलता है। अधीर की बात सुनकर तो श्रेया का भी मुंह बन गया था, वो भी थोड़ा सा मुंह बनाकर अपने कार्टून की तरफ देखने लगती है। अधीर ने भी आज सुबह से उसे इस कमरे के कैद में पूरी तरह से रखा था, वो खुद भी बाहर नहीं जा रहा था और ना ही उसे जाने दे रहा था, जिसकी वजह से अब श्रेया बहुत ही ज़्यादा बोर होने लगी थी उस कमरे में। अधीर भी श्रेया को बाहर जाने बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। आखिर में भी श्रेया भी अब क्या ही करती, वो भी अपना फ़ोन खोल कर बैठ जाती है और फिर रोहन की शादी के लिए खुद के लिए ही कपड़े ऑनलाइन देखने लगती है। वो बहुत ही अच्छी अच्छी फैंसी ड्रेस देख रही थी। श्रेया ने करीब 1 घंटे में ना जाने कितनी ही ड्रेस पसंद कर डाली थी और फिर उन्हें पूरी की पूरी सेलेक्ट भी कर लिया था। वो स्माइल करते हुए अपने फ़ोन को साइड में रख देती है और फिर अधीर की तरफ देखते हुए बोलती है कि अधीर जी, खाने का टाइम हो गया है, अब हम नीचे चलें क्या? अधीर भी अब पूरी तरह से अपने काम में डूबा हुआ था और अब उसका भी काम पूरी तरह से हो चुका था। श्रेया की बात सुनकर वो भी हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और फिर धीरे धीरे दोनों ही अब नीचे आ जाते हैं डिनर करने के लिए। तो दिन इसी तरह से धीरे धीरे बीत रहे थे और सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थे। ध्रुव भी जानवी को महीने में 1-2 बार शॉपिंग पर लेकर गया था और फिर डिनर पर भी लेकर जाता था, लेकिन हर बार की तरह ही दोनों लड़ झगड़ कर ही वापस आते थे। दोनों ही का मुंह एकदम से बना रहता था। जानवी और ध्रुव सभी के सामने एक दूसरे से बहुत ही आराम से बात करते थे और साथ में खुश रहने की कोशिश करते थे, लेकिन जब भी वो दोनों अकेले में मिलते थे दोनों ही लड़ जाते थे। ध्रुव ने एक बार जानवी के करीब जाने के लिए सोची थी, जिसके चलते जानवी ने ध्रुव को बहुत ही ज़्यादा दुनिया भर की बातें सुना डाली थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था, जिस
से गुस्से होने की वजह से ध्रुव भी जाह्नवी से कम ही बात करने लगा था। दूसरी तरफ रोहन भी, उसे तो अपनी शादी का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था, उसे तो इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा था। दादी के कहने पर रूही को रोहन की ही ऑफिस में ASR एम्पायर में ही जॉब पर हायर कर लिया गया था, क्योंकि दादी को अपने पोते पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि कहीं वो शादी से पहले ही रूही के साथ कोई गलती ना कर बैठे और फिर दोनों की ही बेइज्जती हो जाए समाज में। तो वहीं दादी के इस फैसले से रोहन का तो मुंह ही बन गया था, लेकिन दादी के आगे आज तक किसी की भी नहीं चल पाई थी, जो अब रोहन की चलेगी। रोहन भी मुंह बनाकर दादी की तरफ देख रहा था। रोहन भी दादी के आगे अपने पैर को पटक कर रह गया था। दादी ने भी उसकी एक भी बात नहीं सुनी थी और फिर रूही को ASR में ही ज्वाइनिंग करवा दी थी। तो वहीं अधीर ने भी श्रेया को बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा था। आजकल अधीर सच में बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो गया था। वो रात रात भर श्रेया को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था और सुबह उसे जल्दी उठने पर मजबूर करता था। बेचारी श्रेया सारा दिन नींद में ही रहती थी, जिसे देखकर दादी बहुत ही ज़्यादा हंसती रहती थी। उन्हें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। इसी बीच दादी को एक खुशखबरी मिली थी कि शंभू माँ बनने वाली है। शंभू की प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर तो दादी अब और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। दादी अब अधीर और श्रेया के पीछे भी पड़ चुकी थी कि एक बच्चे के लिए वो भी जल्दी से तैयारी करे, लेकिन दोनों ही अब दादी की इस डिमांड को सुनते इधर उधर देखकर भाग जाते थे। वहीं रोहन दादी को अधीर और श्रेया से बच्चे की डिमांड सुनकर बोलता है कि उसकी शादी वो जल्दी से जल्दी रूही से करवा दे। वो उन्हें 1 ही महीने के भीतर दादी बनने का डिमांड पूरी कर देंगे और सुख भी दे देंगे। दादी भी रोहन की बात सुनकर उसे मारने के लिए अपनी छड़ी उठाती हैं और इससे भी बुरे हाल थे हमारे बेचारे राज के। उसकी तो हालत नेहा ने बहुत ही ज़्यादा कुत्ते जैसी कर दी थी। वो उसे रात को 2-2 बजे कुछ ना कुछ खाने के लिए डिमांड करती थी। अगर राज उस चीज़ के लिए मना कर देता तो फिर नेहा भी बहुत ही ज़्यादा ड्रामा चालू कर देती थी। वो उसे प्यार नहीं करता है, ये सब कुछ उसका बेबी खाने के लिए मांगता है, वो नहीं मांग रही। और अगर तुम अपने बेबी के नखरे नहीं उठा सकते हो तो फिर अपने बेबी को मेरे टम्मी में क्यों रखा है तुमने? तुमने जानबूझकर मुझे परेशान किया है। बेचारा राज भी नेहा को ऐसे गला फाड़ के रोने पर उसके लिए वो खाने की चीज़ों को मंगवानी ही पड़ती थी या फिर उसे खुद ही बनानी पड़ती थी। तो वहीं कभी कभी राज जब नेहा को इन सब के लिए ऐसे डांट देता तो फिर नेहा भी रोते हुए अपनी सास के पास जाकर राज की बहुत ही ज़्यादा शिकायत कर देती, जिसकी वजह से राज की तो हालत ही खराब हो जाती थी। फिर क्या था, राज की माँ राज की अच्छे से क्लास लगा देती थी और उसे बहुत ज़्यादा डांटती थी। नेहा और जाह्नवी दोनों ही उसे खूब ज़्यादा इंजॉय करती थी। बेचारा राज बस उन्हें ही घूर कर देखता रह जाता था। 3 महीने यूं ही बीत गए थे और शादी का दिन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका था। सभी लोगों का प्लान अब पूरी तरह से बन चुका था कि शादी के सभी फंक्शंस वहां के होटल से ही करेंगे, जिसके लिए सभी को एक दिन पहले ही गोवा के लिए निकलना होगा। जिस पे सभी लोग बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए थे और सब बहुत ज़्यादा खुश भी थे कि रोहन और ध्रुव की शादी गोवा से होगी। आज सभी फैमिलीज एयरपोर्ट पर खड़ी हुई थी, सभी बड़े अपने अपने लगेज को लेकर, और सभी बच्चे आपस में। अंश ने संजना की फैमिली को भी बुलाया हुआ था और श्रेया ने भी सुरेश जी और ममता जी को बुला लिया था। इस शादी में सिर्फ घर के लोग ही थे और कुछ खास दोस्तों को ही इनवाइट किया गया था, जो कि एक ही साथ गोवा जाने वाले थे। आज सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और सब अपने अपने पार्टनर के साथ खड़े थे। जान, तुम पहले इसे खा लो, फ्लाइट में तुम उल्टा सीधा खाओगी तो फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। राज ने भी नेहा को एप्पल देते हुए बोला। हाँ, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे तो कुछ स्पाइसी सा खाना है। नेहा अपनी जीभ होठों पर फेरते हुए बहुत ही प्यार से बोलती है। नो, तुमने कल भी बहुत ज़्यादा जिद करके मोमोज खाए थे ना, और अब तुम्हें यही खाना होगा, समझी तुम? राज भी थोड़ा सा गुस्से में नेहा से बोलता है। राज को अपने ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ देखकर तो नेहा भी रोनी सी सूरत बनाकर बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो, बहुत ही ज़्यादा। हमेशा मुझे ऐसे ही डांटते रहते हो, मुझ पर गुस्सा करते रहते हो। मुझे नहीं खाना है कुछ भी, समझे तुम? ये सब कुछ मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, तुम्हारा बेबी खाता है, समझे तुम? खाने को मांगती हो तो फिर मुझ पे क्यों गुस्सा करते हो तुम? नेहा भी आंसू पोंछते हुए बोलती है। तो नेहा की बातें सुनकर राज का भी मुंह खुला का खुला रह गया था। वो हैरानी से उसे देख रहा था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो तुम इतना ज़्यादा रो रही हो यार। जाओ, तुम्हारा क्या है? अपने बेबी को तो मेरे टम्मी में रख कर मुझे खाने के लिए भी ठीक से नहीं देते हो, जो मेरा मन करता है वो भी मुझे खाने नहीं देते हो, ऊपर से मुझ पर गुस्सा भी करते हो तुम। नेहा भी दूसरी तरफ अपना चेहरा करके नाराज़गी से बोलती है। यार, ये तुम क्या मेरा बेबी तुम्हारा टम्मी कर रही हो यार? हम अगर वो सब कुछ करेंगे तो फिर मेरा बेबी तो तुम्हारे टम्मी में ही जाएगा ना यार। राज भी मासूमियत से बोलता है।
हाँ, हाँ, सही कहा तुमने, गलती मुझसे हो गई थी जो मैंने तुम्हें अपने करीब ही आने दिया और फिर अपने साथ वो सब कुछ करने दिया तुम्हें। एक तो तुम्हारी वजह से मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं है ठीक से और मैंने कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन मैंने तुमसे कुछ खाने के लिए क्या माँग दिया, लेकिन तुमने तो मुझे इतनी ज़्यादा बातें ही सुना दी, अब तो मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं माननी है। नेहा भी राज को घूरते हुए बोलती है, लेकिन जान हाँ, 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 राज कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसे अपने कानों में किसी के हँसने की ज़ोर सी आवाज़ आती है। राज हँसने की आवाज़ सुनकर अपना सर घुमाकर पीछे की तरफ देखता है, जहाँ पर श्रेया, अधीर, अंश, संजना, रोहन, रोहित, ध्रुव, जानवी, शंभू, रॉकी सभी लोग जोर-जोर से हँस रहे थे। अंश और अधीर तो बस हल्के-हल्के से मुस्कुरा रहे थे। रोहन और अंश तो बहुत ही तेज-तेज हँसते-हँसते अपना पेट को पकड़ लेते हैं। उन्हें अपने ऊपर हँसता हुआ देखकर राज भी उन पर थोड़ा-सा गुस्से होते हुए बोलता है कि क्या है, तुम दोनों क्यों इतना ज़्यादा दाँत फाड़ रहे हो? क्यों इतना ज़्यादा हँस रहे हो? गलती, टम्मी, बेबी, हाँ, 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 रोहन भी हँसते हुए बोलता है। रोहन को हँसता हुआ देखकर उसकी बात सुनकर तो राज भी थोड़ा-सा तेज आवाज़ में बोलता है कि तू चुप रहा कर। समझा, तू एक बार तेरी बीबी जब प्रेग्नेंट होगी ना तब पता चलेगा तुझे कि प्रेग्नेंट बेबी के नखरे उठाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या कहा तुमने? नखरे? अब मेरा तुमसे कुछ खाने-पीने का सामान माँगना भी तुम्हें नखरे लगता है ना? जाओ, जाओ, अब तुमसे तो मुझे कुछ बात ही नहीं करना है, अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना भी नहीं है। नेहा भी राज के पास से उठकर सभी के पास जाते हुए बोलती है, अरे जान, जान सुनो ना सही, मैंने कब कहा कि तुम नखरे दिखाती हो? मैंने कुछ नहीं कहा है ऐसे, बेबी प्लीज़। राज नेहा को जाता हुआ देखकर पीछे से बोलता है, लेकिन नेहा ने भी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और फिर वो भी मुँह फुलाकर श्रेया के पास चली जाती है। रोहन और अंश राज की हालत देखकर अब और भी जोर-जोर से हँसने लगे थे। तुम दोनों चुप हो रहे हो या फिर मैं तुम दोनों को अभी बताऊँ? तुम दोनों की वजह से ही मेरी बीवी इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई है। यार अब तो लगता है पूरे रास्ते उसे मनाना ही पड़ेगा मुझे। भाई अब इसमें हमारी क्या गलती है? गलती तो आपकी ही थी ना जो आपने भाभी के टमी में अपना बेबी रख दिया है यार। अपने टमी में रख लेते तो कुछ हो जाता क्या? रोहन इतना बोलकर वापस से हँसने लगा था। रोहन की बात सुनकर अंश भी हँसने लगा था और फिर थोड़ी देर के बाद सभी लोग चेकिंग करवाने के लिए सब लोग चले गए थे और फिर थोड़ी ही देर में सभी लोग प्लेन में अपनी-अपनी सीट पर बैठ चुके थे। सभी कपल साथ में बैठे हुए थे और सभी बड़े लोग आपस में बैठे हुए थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। करीब 2.5 घंटे की उड़ान के बाद उनका प्लेन गोवा एरिया एयरपोर्ट पर उतरता है। सभी लोग प्लेन के उतरने के बाद प्लेन से धीरे-धीरे उतरे और एयरपोर्ट के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर उन सभी की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। पहले से ही सभी लोग आगे बढ़ते हैं और गाड़ियों में बैठकर थोड़ी ही देर के बाद उनकी गाड़ियाँ भी ग्रैंड हयात गोवा होटल के सामने आकर रुक जाते हैं। सभी लोग गाड़ियों से बाहर आकर उस होटल की तरफ देखते हैं, फिर सभी लोग साथ में अंदर की तरफ चले जाते हैं। अधीर ने पहले ही पूरा होटल अपने लिए बुक करवा दिया था और फिर अगले 4 दिन तक वो होटल अधीर और उसकी फैमिली के लिए ही बुक था। अधीर के अंदर आते ही देखकर सभी लोग, सभी होटल वाले, मैनेजर भागकर सभी उसके पास आ जाते हैं और फिर उसे बहुत ही प्यार से ग्रीट करते हैं। अधीर भी अपना सर हाँ में हिला देता है और फिर रोनी अधीर के पास आते हुए बोलता है कि बॉस सभी के कमरे रेडी हैं, आपकी परमिशन हो तो मैं सभी को उनके रूम की केस दे दूं। अधीर भी रोनी की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर रोनी भी आगे जाकर सभी को एक एक रूम की चाबी दे देता है। रूम की चाबी मिलते ही सभी लोग अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। अधीर जी, हमारे रूम की चाबी कहाँ पर है? श्रेया भी अब सभी के जाने के बाद अधीर से बोलती है, हमारा रूम पहले से ही रेडी था बेबी, बस हमें सिर्फ वहाँ पर जाना है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। अधीर भी श्रेया को अपने साथ ले जाते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है और फिर थोड़ी देर के बाद अधीर और श्रेया दोनों ही एक बहुत ही सुंदर से और शांति से कमरे में आकर खड़े हुए थे। अधीर श्रेया को पीछे से अपनी बाहों में भरे हुए थे। कैसा लगा रूम बेबी? अधीर भी श्रेया के गाल पर बहुत ही प्यार से किस करके बोलता है, बहुत सुंदर, यहाँ से समुंदर का व्यू भी कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। श्रेया भी रूम की खिड़की के पास खड़ी होकर बोलती है, हाँ। अधीर भी श्रेया के गले में अपना चेहरा रब करते हुए जवाब देता है, आप थक गए होगे ना, पहले आप जाकर फ्रेश हो जाइए, फिर कुछ खा के आराम कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। श्रेया भी अधीर की थकान भरी टोन सुनकर उसके गाल पर बहुत ही प्यार से अपने हाथ को रखते हुए मुस्कुराकर बोलती है, बेबी यहाँ पर आराम करने के लिए कौन आया है? फिलहाल के लिए मेरा दिल तो तुम्हें प्यार करने का कर रहा है। अधीर भी श्रेया के गले पर अपने होठों को चलाते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।